नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बिहार के उस पॉलिटिक्स की चर्चा करने जा रहे हैं जिसके सहारे अमित शाह जैसे चाणक्य ने भी मान लिया कि भाई ये बिहार है। इस बिहार को साधना बहुत मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आखिर ये क्यों कहना पड़ा और क्यों ये बातें चर्चा होनी शुरू हो गई है कि बीजेपी चुनाव हार रही है और जदयू सबसे बड़ी पार्टी होगी। अचानक मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर भी अब क्लियरिटी में बात होनी शुरू हो गई है। साथ ही एग्जिट पोल वाले भी अब दिखाने लगे हैं कि मुख्यमंत्री के रेस में नीतीश कुमार के आसपास कोई नहीं है। और सीट की बात करें तो अब सारे एग्जिट पोल वाले भी मानने लगे हैं कि जदयू प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर कर सामने आ रही है। वैसे ये सब कुछ तय होगा 14 तारीख को कि आखिर जितनी तरीके की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है वो संभावना ही रह जाएगी या फिर हकीकत भी है। लेकिन एक बात तो है, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को अगर बेचैनी है तो उस बेचैनी का वाजिब कारण भी है। अमित शाह लगातार बिहार में बने हुए हैं। हर घंटे बिहार की राजनीति पर कि वो मॉनिटरिंग अपडेट लेते रहते हैं। संजय मयूख से लेकर पूरी टीम, उनकी टीम इस काम में लगे हुए हैं कि भाई एक एक इंफॉर्मेशन आप पास ऑन करिए। चुनावी सभा में भी है तब भी वो मैसेज उन तक पहुंचने चाहिए। और देखिए उस मैसेज में कुछ सारी ऐसी मैसेजें भी आई हैं आईबी की तरफ से या अन्य इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से जो बीजेपी को बेचैन किया हुआ है। शुरुआती दौर में जितनी तरीके के गुस्से बीजेपी के उम्मीदवारों के खिलाफ था, हर उम्मीदवार, मतलब आप समझ जाइए कि 101 कंस्टिट्यूएंसी में बीजेपी के कोर वोटर से जुड़े हुए अधिकांश उम्मीदवार या तो निर्दलीय खड़े थे या फिर जनसुराज का दामन थाम लिया था। ऐसे तमाम उम्मीदवारों में लगभग 60 से अधिक ऐसे उम्मीदवारों को शाह ने अपने, कह सकते हैं कि कलाबाजी कहिए या फिर विषाद कहिए, कुछ ऐसी उसने बिछाई कि सब के सब लगभग बैठ गए। याद ही होगा कि बहुत सारी तस्वीरें आई और उसके बैठाने में सब तरह के हथकंडों का इस्तेमाल हुआ। याद करिए ईडी और सीबीआई से लेके इनकम टैक्स तक का इस्तेमाल हो गया। इसके बावजूद भी बीजेपी का कोर वोटर बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ वोटिंग करते हुए दिखे। चाहे वो जाले कंस्टिट्यूंसी हो, चाहे वो बेगूसराय कंस्टिट्यूंसी हो, चाहे वो आपको अलीनगर कंस्टिट्यूंसी हो, चाहे वो मुजफ्फरपुर टाउन हो, चाहे वो छपरा हो, चाहे वो सिवान हो, मतलब ऐसे बीजेपी के उम्मीदवार जो प्रथम चरण में लगभग 50 उम्मीदवार, 48 उम्मीदवार उनके चुनावी मैदान में थे, सारे के सारे उम्मीदवारों के खिलाफ उनके कोर वोटर के उम्मीदवार, जैसे एक जगह मनीष कश्यप भी खड़ा था, कोर वोटर के लोग निर्दलीय खड़ा हो गए या फिर जनसुराज के सहारे खड़े हो गए, किसी न किसी रूप में वो खड़े दिखे और उसका इंपैक्ट पड़ा। और इंपैक्ट ऐसा नहीं पड़ा है, हर कंस्टिट्यूंसी में, गौरा बराम में भले वो छापेमारी करके चौधरी को बिठाने की कोशिश उन्होंने किया, प्रतिक्रियाएं हुई हैं और अब लड़ाई नेक टू नेक वहां भी हो गया। मतलब अधिकांश सीटों पर यह स्थिति देखने को मिली है कि जहां बीजेपी के उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे वहां सबर्न, बनिया, इवन दिल्ली तक, जो दिल्ली अपने आप को आइडेंटिफाई करता है आपको नरेंद्र मोदी से, वो वोटर भी इस टूटते हुए दिखा। कुशवाहा, दांगी फांगी तो सब छोड़ दीजिए, जिस कोर वोटर के सहारे बीजेपी चुनाव लड़ रही थी वो कोर वोटर भी जबरदस्त टूटान हुआ है। हैरान करने वाली बात है कि शहर में भी, शहरी इलाकों में भी जो है टूट हुआ है। बिहार में सहनी का परंपरागत वोटों में एक बीजेपी का सहनी वोटर है, सहनी वोटर में भी टूट हुआ। इसलिए नहीं कि मुकेश सहनी है, मतलब कुछ न कुछ चीजें ऐसी चली हैं जिस वजह से अधिकांश
बीजेपी के उम्मीदवार, आप बात कीजिए ना सहरसा में, सहरसा कॉन्स्टिट्यूंसी की स्थिति देख लीजिए, बीजेपी के उम्मीदवारों के खिलाफ किस तरीके से कोर वोटर ने वोट करने से खेल किया है। एकदम आप क्रिस्टल की तरह जो लोकसभा विधानसभा, मतलब जो 2, 4, 5 चुनाव में जो नहीं हो पा रहा था, अंतिम समय में आके गोलबंदी हो ही जाती थी। करे लालू जीत जाएगा, लालटेन जीत जाएगा, सीपीआई जीत जाएगा, सीपीएम जीत जाएगा, अब इस बार हम दे देते हैं। हायाघाट कंस्टिट्यूंसी अंत में ये माहौल बनाने की कोशिश हुई, करे भूमि वाला कब्जा करने वाला पार्टी जीत जाएगा, दलित चुनाव लड़ रहा है, सारे सवर्ण एकजुट हो जाए। हाँ, ये अंतिम समय में हुआ, लेकिन इतना नहीं हुआ कि जीत पक्की मानी जाए बीजेपी का। जाले में ब्राह्मण का बगावत देखने वाला था। जीवेश मिश्रा पूरी कोशिश कर ली, पूरी ब्राह्मणों की टीम वहां उतार दिया, वो नहीं कर पाए। एकदम मतलब साफ दिख रहा था। बेगूसराय में भूमिहार वोट का बंटवारा हुआ, तब आज कह रहे हैं कि कांग्रेस वहां रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। साफ दिख रहा था। और ये सारे बीजेपी के जितने कॉन्स्टिट्यूंसीज है, उस कॉन्स्टिट्यूंसीज में ये बात प्रभावी तौर पर देखने को मिला। जदयू का सवर्ण वोट नहीं है, जदयू का बनिया वोट नहीं है, जदयू का अति पिछड़ा का जो वोट है वो कहीं न कहीं इंटैक्ट रहा, इसलिए जदयू मजबूती के तौर पर जहां खड़ा है। और जदयू की सीधी लड़ाई अधिकांश सीटों पर राजद से रही है, इसलिए सवर्ण के पास कोई ज्यादा गुंजाइश नहीं रहा कि वो कुछ सोच भी पाए। या तो वोट देने के लिए घर से बाहर निकला तो वोट गिराया, नहीं तो फिर घर में बैठ गया। जदयू के खिलाफ सवर्ण वोट नहीं किया, बनिया वोट नहीं किया, क्योंकि सामने राजद था। लेकिन बीजेपी के अधिकांश उम्मीदवारों के सामने या तो कांग्रेस या तो बाकी अन्य दल के उम्मीदवार थे, और वहां मामला फंसा। जहां राजद में भी जहां उम्मीदवारी थी, वहां भी जो सवर्ण खड़ा हुआ, वहां वो लाइन हटा। अधिकांश देखिएगा कि जो 48 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ी है, उसमें ज्यादा उम्मीदवार कम है बीजेपी के सामने। ये एक बड़ा स्ट्रेटजी के तहत लगता है कि आरजेडी ने काम किया, और उसका लाभ मिला कि अन्य जो जाति हैं वो गोलबंद हो गए। वो बीजेपी के लाइन पर गोलबंदी उन्होंने नहीं दिखाई। इसलिए है ना, हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, हमारी कश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था। मतलब दूसरे में कहां ये था। बीजेपी वहीं हारती हुई दिख रही है, या वहीं लड़ाई में दिख रही है जहां अपनों ने उनका साथ छोड़ दिया। और इस स्तर पर अपनों ने साथ छोड़ा है, जो शायद हमें नहीं लगता है कि इससे पहले किसी चुनाव में उनके अपने कोर वोटर इस तरीके से साथ छोड़े होंगे। वैसे बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आती रहती हैं चुनाव के दौरान, जिसको सीधे तौर पर आप कैलकुलेट करके 2, 4 नहीं कर सकते। आप बताइए ना कि विनोद नारायण झा बेनीपट्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां के निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थकों ने बीजेपी प्रत्याशियों को लिटरली कल पीट दिया। स्मृति ईरानी के रोड शो को नहीं चलने दिया। ये कोई सोच सकता था क्या कि बीजेपी के खिलाफ के उम्मीदवार ब्राह्मण हो और उसके खिलाफ निर्दलीय ब्राह्मण उम्मीदवार खड़ा होकर इस तरीके से हंगामा खड़ा कर दे। मतलब चीजें ग्राउंड पर बहुत तेजी से बदल रही है, और यही कारण है कि चाणक्य अमित शाह भी अब मानने लगे हैं कि भाई बिहार को टैकल करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।